मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन में हमने आपको पढ़ाया कि मध्यकालीन भारत में किस प्रकार दास वंश और गुलाम वंश की स्थापना हुई होगी। और वास्तविक संस्थापक हमने बोला कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात अगर किया जाए तो हम इल्तुतमिश को जानते हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा कि इल्तुतमिश एक पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली में आकर अपने आप को सुल्तान बोला, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को भी देखने को मिला, मगर उसने अपने आप को दास माना। उसने कहा कि मैं मोहम्मद गौरी का दास हूँ, मैं केवल उसके कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ, ना कि मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हूँ। जो हमें देखने को ये भी मिला हमारे लेक्चर में कि उसने अपने ही दास की उस पर उपाधि थी, उस दास की उपाधि को खत्म करने के लिए मोहम्मद गौरी के भाई को एक पत्र भी लिखा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में करी। आज की बात अगर की जाए तो कल हमने आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया था, और इल्तुतमिश के बाद पढ़ाते हुए हमने कहा था कि 1236 में जाके इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश के हमने कार्य गिनाए आपको। कार्यों में हमने कहा कि 40 तुर्क की चहलगानी, जिसपे उसने अपने सलाहकार रखे होंगे, जिसमें 40 तुर्की सलाहकारों को अपने साथ रखा, जिसमें उन्होंने सलाहकारों से तरह तरह की इतना बड़ा राजपाट चलाने की राय लिया करता होगा। धीरे धीरे आगे देखा हमने कि किस प्रकार उसने तराइन का तृतीय युद्ध करा होगा, और तृतीय युद्ध के क्या कारण रहे होंगे। आखिर तृतीय युद्ध उसे उससे करना पड़ा जो उसी के कभी वो साथी रहे होंगे, जो मोहम्मद गौरी के वो भी दास रहे होंगे, और ये भी आपका इल्तुतमिश भी दास रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस तरीके से हमने सारी बातों को देखा। आगे अगर हम बात करें तो हमने देखा कि यल्तौज और इल्तुतमिश के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। तृतीय युद्ध के बारे में हमने आपको बताया था 1215 में हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध कहाँ हुआ आपके मैंने बताया, हरियाणा के आपके करनाल के इलाके में हुआ होगा। इसके साथ साथ हमने अपने वीडियो में कल देखा कि हमने इसका कारण बताया कि इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। कल ही की वीडियो में देखा कि दिल्ली में सर्वप्रथम अगर कोई मकबरा बनाया गया था तो इल्तुतमिश के बड़े बेटे का मकबरा बना हुआ है, और इल्तुतमिश के बड़े बेटे का नाम हमने पढ़ा था नासिरुद्दीन, इसके बड़े बेटे का नाम था। जिसमें दिल्ली का जाकर मकबरे की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे सुल्तानगढ़ी में इसका मकबरा है। आगे की अगर बात करी जाए तो हमने कुतुब मीनार के बारे में देखा कि कुतुब मीनार की इसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का भी निर्माण कराया, क्योंकि पहली मंजिल हमने देखा कि इसके ससुर, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने एक सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखवाई। और कल हमने पढ़ते पढ़ते लास्ट में पढ़ते हुए देखा कि इल्तुतमिश की मृत्यु के क्या कारण रहे होंगे। हमने आपको बताया कि इल्तुतमिश की अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में हमने बात करी। इल्तुतमिश इसने लास्ट आक्रमण की अगर बात करें तो 1236 में अपना अंतिम आक्रमण करने के लिए चला। आपसे पूछा जाता है 1236 में इसने अपना अंतिम आक्रमण किया, वो कहाँ किया, तो आपसे अगर बात करें तो आप बताएंगे बामियान में इसने 1236 में अंतिम आक्रमण किया होगा। और बामियान में जब अंतिम आक्रमण में जा रहा होगा तो गर्मी का महीना था। अगर बात करी जाए लगभग अप्रैल में गर्मी हो जाती है अच्छी खासी, 30 अप्रैल, और 1236 की बात है। इस समय आकर इसे लू लग गई वहां पर गर्मी की, और लू लगने के कारण इसे उल्टियां हो गई। बताया जाता है कि उदर रोग हो गया, उल्टी दस्त हो गए इसे, तो उल्टी होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई लू लगने के कारण। तो आपको ध्यान रखेंगे, तारीख आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 30 अप्रैल 1236 में ये कहाँ जा रहा था, बामियान पे आक्रमण करने जा रहा था भारत में ही, और 1236 में जाके इसकी लू लगने के कारण मृत्यु हो गई। अब इसकी बात आती है कि इसके बाद जब मृत्यु हो गई होगी तो इसे कहाँ दफनाया गया, इसका मकबरा कहाँ है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो इसका मकबरा दिल्ली में है, दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कुतुब मीनार के ही परिसर में इसका मकबरा बना हुआ है। नंबर 2 अगर बात करें तो इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में पूछा जाता है, तो आपसे मकबरे के बारे में पूछें तो आप बताएंगे मकबरा कहाँ है, इसका दिल्ली में है। और दिल्ली में मैंने आपको याद रखने की दृष्टि से बता दिया कि दिल्ली में भी कहाँ होगा, कुतुब मीनार आपने देखा होगा दिल्ली में है। कुतुब मीनार पहली ऐसी मीनार है जो ईंटों की बनी हुई है भारत में, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो मकबरा आपका दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ है, कुतुब मीनार के परिसर में है। जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु होने के बाद देखिए एक बेटा तो इसका मारा गया, इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, नासिरुद्दीन के बारे में, जिसका हमने बताया सुल्तानगढ़ी में मकबरा है। भारत का पहला मकबरा, भारत में अभी तक किसी का मकबरा नहीं था, सबसे पहला मकबरा दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में किसका है, नासिरुद्दीन का है। किसके बेटे का, इल्तुतमिश के बेटे का, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो गई होगी तो इसका भी मकबरा अब दिल्ली में हो गया, नंबर दूसरा मकबरा हो गया आपका, ठीक। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई होगी तो इसका दूसरा बेटा राजगद्दी पर बैठा, जिसका नाम था रुकनुद्दीन। क्या नाम था, आपसे पूछा जाएगा रुकनुद्दीन, तो रुकनुद्दीन इसका बेटे का नाम था, ठीक। ये रजिया सुल्तान का जो अभी रजिया सुल्तान आएंगी उसका सौतेला भाई है
रुकनुद्दीन। अब रुकनुद्दीन के बारे में अगर बात करें तो इसे ना सही से ना राजपाट की कोई किसी भी तरीके से ना जो है नॉलेज नहीं थी कि किस प्रकार जो है राजपाट चलाया जाएगा, क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि जो है इसके जो बड़े भाई था जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसे बलबन बहुत ज्यादा जो है भाव दिया करते थे, बहुत ज्यादा उसे तजब्बो दिया करते थे, उसे ही राजा बनाना चाहते थे, बट उसकी मृत्यु हो गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इसकी माँ के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी माँ के बारे में अगर आपको ध्यान रखेंगे, इनकी माँ का नाम था शाह तुर्रान। ये शाह तुर्रान ने ना, यानी रुकनुद्दीन और शाह तुर्रान दोनों ने मिलकर राजपाट संभालने की कोशिश करी। बट कहा क्या जाता है, जब इसे तो नॉलेज थी नहीं रुकनुद्दीन को, और शाह तुर्रान की अगर बात करें तो ये जो माँ जो थी इसकी काफी ना एक तरीके से मैंने कहा कि लोगों से चिढ़ने वाली थी, लोगों से चिढ़ने वाली। जैसे कि मैंने कहा कि जब उस समय जिस समय इल्तुतमिश का शासन रहा करता होगा और मान लीजिए शाह तुर्रान के बारे में किसी ने अगर कोई अवहेलना कर दी तो उनसे चिड़ी हुई बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, ये तो एक तरीके से गद्दी पर बैठ गई। गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या करा कि जिन जिन से इसकी एक तरीके से दुश्मनी हुआ करती थी, कभी उसके हाथ कटवा दिए, उंगलियां कटवा दी, अंधा कर दिया, फांसी दे दी, उसे मरवा दिया, इस तरीके से कार्य किया करती थी। अपने अंदर के जो है भेदभाव रखा करती थी जनता के साथ में, या जनता के साथ साथ में कहूं जो इसकी सेना थी उनके साथ में भी ये भेदभाव रखा करती थी। इसी बात का ना भेदभाव का होता क्या है, जब सल्तनत है पूरी सल्तनत में ना ये सारी बातें उठने लगी कि जो शाह तुर्रान है रुकनुद्दीन की माँ है, या मैं आपसे कह दूं कि जो है इल्तुतमिश की जो बीवी है, वो इस तरीके से लोगों को या प्रजा के साथ में इस तरीके से गलत व्यवहार करती है। जब ये सारी बातें उठने लगी होंगी तो अन्य प्रांतों में, जैसे कि मैंने आपसे कहा दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, तो यहाँ पर ना अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कुछ नाम बोले आपको, दिल्ली बोला आपको मैंने, दिल्ली हो गया, सिंध हो गया आपका, सिंध है, पंजाब है, मुल्तान हो गया आपका, तो ये इन सब में ना क्या हुआ, विद्रोह उठने लगे, विद्रोह होने लगे। किसका विद्रोह होने लगा? विद्रोह मैंने आपको बता दिया, शाह तुर्रान का जो है विद्रोह होने लगा कि ये शाह तुर्रान जो है इस तरीके से जनता के साथ में या प्रजा के साथ में इस तरीके से कार्य कर रही है। सब लोग भड़क गए एक तरीके से। जब भड़क गए होंगे तो इस बात की ना किसी तरीके से रुकनुद्दीन जो गद्दी पर बैठा हुआ था, रुकनुद्दीन के कानों में ये भनक पड़ी कि मेरी माँ के खिलाफ जो है ये दिल्ली, सिंध, पंजाब, मुल्तान, ये आसपास के जितने भी प्रांत हैं वो जो है भड़क चुके हैं। तो इन्हें ना इस विद्रोह को दबाने के लिए ना रुकनुद्दीन इस विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ा। आपको ये ध्यान रखेंगे कि विद्रोह हो गए, विद्रोह का क्या कारण था, उस कारण को आपने पढ़ लिया, और इस कारण को दबाने के उद्देश्य से है क्या होगा, जिसके बारे में हमने रुकनुद्दीन के बारे में बात करी, वो इस विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ा होगा तो क्या रहा, इसी मौके पर इसने जो है रजिया सुल्तान ने बहुत बड़ा फायदा उठाया, क्योंकि इल्तुतमिश की मैंने कल आपके आपको वीडियो में बताया था कि इल्तुतमिश की जो है बहुत ही दिली तमन्ना थी कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा लायक है, मेरी बेटी मेरी मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की शासिका बने। ऐसा ना हो कि मैंने दिल्ली सल्तनत को इतने अच्छे से जो है 4 वर्षों में जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करी है और मेरा कोई नालायक बेटा बैठने के बाद इस पूरी सल्तनत को खराब कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में रजिया सुल्तान ने मौके का फायदा उठाया और रजिया सुल्तान ने क्या करा, ये जो है बाजार में चली गई, जहां पे जो है बाजार लग रही होगी, बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, जनता इकट्ठी होगी, लोग बाग जो है व्यापार करने के दृष्टि से आया करते होंगे, और उस बाजार में जाके ना लाल कपड़े अपने आप को ना लाल कपड़ों से पूरे तरीके से पहनने के बाद, यानी क्रांति का प्रतीक करके ये बाजार में जाके खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद वहां पे जब इसने बोलना स्टार्ट करा कि मेरे पिता की जो है, आप तो सबको पता है कि मेरे पिता की जो है एक अंतिम चाहत थी कि मैं सुल्तान बनूं, मैं यहाँ के दिल्ली की शासिका बनूं, और हुआ क्या, जो है मेरे भाई को बना दिया गया जो इतना नालायक है, और उसकी माँ मिलके जो है, मेरी सौतेली माँ मिलकर जो है दिल्ली की प्रजा के साथ साथ अन्य प्रांतों की प्रजा के साथ जो है अन्याय कर रही है। और इस बात को जो है जब लोगों ने सुना तो सुनने के बाद सभी लोगों को जो है लगा कि हाँ, ये एक ऐसी शासिका बनेगी जो दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार क्या हुआ, इसने स्वयं को ना उसी बाजार में जो है शासिका घोषित कर दिया। तो ये ध्यान रखेंगे, इस समय क्या है, रुकनुद्दीन यहाँ पे गद्दी पर नहीं बैठा हुआ है, गद्दी दिल्ली सल्तनत की खाली थी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली होने के लिए ये क्या करने गया है, विद्रोह दबाने के गया। इसका मौके का फायदा उठा के रजिया सुल्तान ने अपने आप को क्या करा, शासिका घोषित कर दिया। रजिया ने स्वयं को शासिका घोषित करा। ठीक है, तो आपको मैं लिख देता हूं, रजिया ने स्वयं को शासिका घोषित कर दिया। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी एक एक करके आप जुड़ती जा रही है, और जुड़ने के बाद जो है आपको याद हो गया होगा। अब देखिए हुआ क्या, जब इसने शासिका घोषित कर दिया, घोषित करने के बाद एकदम क्या होगा, इसके भाई को जैसे ही पता चलेगा कि जो है दिल्ली सल्तनत पर रजिया बैठ गई, तो वहां से जो है ये विद्रोह तो नहीं दबाएगा, ये लौटने की कोशिश करेगा, एकदम तेजी से लौटेगा। और जब लौट रहा होगा तो रास्ते में ही बताया जाता है कि रजिया ने जो है अपने भाई की हत्या करवा दी।
और ये हमने पीछे भी देखा है, हमने बार बार देखते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर जो है साम्राज्य की गद्दी पर अगर आपको बैठना है तो उससे पहले जो भी बैठा हुआ होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। अभी आप खिलजी वंश पढ़ेंगे, उसमें भी देखने को मिलेगा, तुगलक वंश पढ़ेंगे, तरह तरीके के वंशों में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पीछे प्राचीन भारत पढ़ा था, तब भी हमने देखा था कि किस प्रकार अजातशत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी। उसके बाद उसके बेटे उदयन ने जो है अजातशत्रु को मार दिया था। ये सारी बातें हमने प्राचीन भारत में भी पढ़ी। ठीक है, भाई की मृत्यु करा दी, और मृत्यु करने के बाद रजिया सुल्तान जो बैठेगी, अब अगर रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो ये बैठेगी 1236 से लेके 1240 तक बैठेगी, केवल 4 वर्ष तक बैठेगी। ठीक है, केवल 4 वर्ष तक बैठेगी। और बैठने के बाद इसने सबसे पहले क्या करा, जब रजिया सुल्तान जब उसमें आया करती होगी ना, दरबार में आया करती होगी, तो इसने अपने पिता की तरह ही कपड़े पहना करती थी। ऐसा नहीं था जैसे कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं में जैसे बुर्के वगैरह पहने जाते हैं उसमें आया करती। इसने क्या करा, पिता की तरह ही बहुत बड़ा सा एक जो है कपड़े का जो है सूट टाइप का सिलवा लिया और राजाओं वाले सूट को पहन के जो है दरबार में आया करती थी। ये तुर्की जो सिपह सलाहकार थे उसके, जैसे जो हमने बताया था आपको, इल्तुतमिश ने जो है 40 लोगों की तुर्की जो चहलगानी बनाई थी। ये सब इस बात का ना किसी तरीके से विद्रोह करने लगे। जो सरदार हुआ करते थे, तुर्की सिपह सलाहकार हुआ करते थे, वो विद्रोह करने लगे। अब विद्रोह भी किस बात का, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि क्यों हम महिला के सामने जो है सिर झुका के खड़े हो रहे हैं, उनसे जो है एक तरीके से जो है सजदा कर रहे हैं, तो इस बात की उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। उसके हुक्म को मान रहे हैं, इसके कपड़े देख रहे हैं कि जो है ये मतलब जो है जेंट्स की तरह कपड़े पहना करती है, महिलाओं की तरह कपड़े नहीं पहना करती है। तो ये अंदर ही अंदर ना उसके खिलाफ होने लगे, विद्रोह करने लगे एक तरीके से। जब इसने देखा रजिया सुल्तान ने कि ये विद्रोह करने लगे, तो उसने सबसे पहले ये सोचा कि अगर ये सभी तुर्की मिलके मुझे किसी ना किसी तरीके से खत्म कर देंगे, तो इसलिए सबसे पहले इसने अपने दरबार में गैर तुर्क सरदार बनाए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में गैर तुर्क सरदार किसने रखे, तो आप बताएंगे रजिया सुल्तान ने रखे। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसने क्या करा, गैर तुर्क सरदार रखे हैं। छठा पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, क्या था? गैर तुर्क सरदार, गैर तुर्क सरदार। अच्छा, इन गैर तुर्क सरदारों में ही उसने क्या करा, एक अपना बहुत खास जो है एक तरीके से मैं आपसे कहूं कि एक बहुत खास व्यक्ति को रखा अपने, जिसका नाम था याकूत। तो याकूत जो था, बहुत ज्यादा बताते हैं कि शरीर से जो है खूब जो है प्रबल रहा होगा, इसकी जो है बॉडी कद काठी बहुत अच्छी रही होगी। तो इसने याकूत को क्या करा, अपना जो है संरक्षक, तो एक तरीके से अपनी जो है बॉडी गार्ड तो बना ही लिया, उसके साथ साथ जो है घोड़ों की सेना का भी जो है सेनापति बना दिया। जो घोड़ों की सेना होती है उसमें भी जो सबसे लायक व्यक्ति होता है उसे आखूर बोलते हैं। तो इस याकूत को उसने आखूर की उपाधि दी। अगर आपसे पूछ ले आखूर क्या है, तो आप आखूर बता देंगे। घोड़ों की सेना में जो मेन व्यक्ति होता है, सेनापति कह सकते हैं इस तरीके से, उसे जो है इसने आखूर की उपाधि दे दी। ठीक है, अब हुआ क्या, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब गैर तुर्क सरदार रख लेंगे, ये पहले से ही मैं कह रहा हूँ रजिया से चिढ़ते हैं। ये जितने भी तुर्की है, 40 तुर्की है, चहलगानी है, वो लोग पहले से चढ़ते हैं। और चिढ़ने के बाद अब क्या हुआ, उनकी भी पोस्ट खत्म कर दी गई। अब आ गई गैर तुर्क सरदार आ गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये विद्रोह और तेजी से जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब ये विद्रोह स्टार्ट होगा, अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली हो गया, पंजाब के आसपास का जो इलाका है, वहां विद्रोह बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। और विद्रोह स्टार्ट होने के साथ साथ ये क्या करेंगे ना, खुद तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ अन्य को भी भड़काएंगे जो तुर्की है ये। तो इन्होंने क्या करा, अगर हम आपको बात करें, जो दिल्ली और पंजाब के पास में ही एक इलाका पड़ता है भटिंडा, आपने सुन रखा होगा। तो भटिंडा जो है, भटिंडा का एक गवर्नर था, उस गवर्नर को भी भड़का दिया इन्होंने। उस गवर्नर को भड़का दिया, और भड़काने के बाद कह दिया कि तुम जो है वहां पे जो है क्या करो, एक तरीके से जो है गैर तुर्क हो इस समय। ठीक है, इसने गैर तुर्कों को जो है एक तरीके से दरबार में रखने की परमिशन दे रखी है, तुम भी जो है वहां पे एक तरीके से विद्रोह स्टार्ट कर दो। और उसका नाम पूछ लेता है ऐसे गवर्नर का, तो उसका नाम था अल्तूनिया। तो अल्तूनिया ने क्या करा, वहां पे विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और इस विद्रोह को दबाने के लिए एक तो याकूत और याकूत के साथ में रजिया, दोनों लोग अपनी सेना को लेकर जो है निकल पड़े और अल्तूनिया से जो है युद्ध करने के लिए चल पड़े, इस विद्रोह को दबाने के लिए। गए तो थे विद्रोह दबाने के लिए, मगर हुआ क्या, जो है समय का जो है पासा एकदम पलटा हुआ। पलटने के बाद वहां पर इसने क्या करा, जिसका नाम मैंने अल्तूनिया बताया, अल्तूनिया ने जो है क्या करा, इसे मार दिया, याकूत को मार दिया और रजिया को बंदी बना लिया। और रजिया जैसी बंदी बन गई, तो वैसे ही एकदम जो है तेजी से दिल्ली सल्तनत में जो है खबर फैल गई कि रजिया जो है बंदी बना ली गई, यानी दिल्ली सल्तनत खाली हो गई। और यही तो वो चाहते थे जो जितने भी तुर्की सरदार थे। और तुर्की सरदारों ने तुरंत क्या करा, उन्होंने रजिया का एक भाई था, उसका नाम था बहराम शाह, और बहराम शाह को जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे अल्तुनिया के बारे में बताया मैंने। अल्तुनिया ने यहाँ पे क्या हुआ, रजिया जो है इस जगह बंदी बनी है, कहाँ पर, भटिंडा में बनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान को कहाँ बंदी बनाया गया, भटिंडा में। किसने बनाया, जो है भटिंडा का जो गवर्नर था उसका नाम अल्तुनिया था, और इसकी याकूत की जो है हत्या कहाँ पर हुई है, अल्तुनिया ने करी है भटिंडा में। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। और इसके बाद जब ये बंदी बन गई होगी तो बहराम शाह जो है दिल्ली सल्तनत का नया बहराम शाह, नया सुल्तान बन जाएगा। अब बहराम शाह सुल्तान तो बन गया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत तो जो है यहाँ पे कैद हो चुकी, रजिया के पास ही बात पहुंची। तो रजिया ने कहा अल्तुनिया से कहा, बोले तुमने मुझे बंदी बनाया, बंदी बना के तुम क्या, कोई फायदा हुआ तुम्हें, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए जो तुर्की सरदार थे वो मुझसे चिढ़ा करते थे। क्यों चिढ़ा करते थे, वो इसलिए चिढ़ा करते थे कि एक तो मैं महिला हूं, वो मेरा जो है आदेश नहीं सुनना चाहते थे, और दूसरा ये था कि जो है कि मैंने उन लोगों को ज्यादा तजब्बा नहीं दी थी। और तुम तो तुर्की हो खुद। कौन, मैंने अभी आपको बताया कि अल्तुनिया जो था वो तुर्की था। उसने कहा तुम तो तुर्की हो, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, और मुझसे शादी कर लोगे तो शादी करने के बाद क्या होगा कि तुम जाके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा करना, तुम जाया करना। तो इसकी बात समझ में आया, बोले कि बात तो सही कह रही है ये। तो इसने क्या करा, रजिया ने शादी कर ली अल्तुनिया से, और अल्तुनिया से शादी करने के बाद अल्तुनिया क्या करा, अपनी सेना को लेकर जो है निकल पड़ा। और सेना को लेकर जब निकल पड़ा होगा, दिल्ली की तरफ को बढ़ा होगा, तो किसी न किसी चुगलखोर ने जो है दिल्ली सल्तनत में पहले से आके बोल दिया कि अल्तुनिया और रजिया ने दोनों ने शादी कर ली है, और अल्तुनिया यहाँ का जो है दिल्ली सल्तनत का राजा बनने के लिए आ रहा है, सुल्तान बनने के लिए आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इसी के भाइयों ने, कहा जाता है, इतिहास ये बताता है, रजिया के भाइयों ने डाकू का वेश बदल कर जो है दोनों को रास्ते में ही मार दिया। तो यहाँ से जो है 1240 की अगर बात करें तो 1240 में जाके इसका चैप्टर समाप्त हो जाएगा रजिया सुल्तान का। आशा करता हूँ रजिया सुल्तान आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब बहराम शाह के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, ये धीरे धीरे इसका जो है इल्तुतमिश का पूरे के पूरे परिवार अभी यहीं पे अंत होने को आ जाएगा। बहराम शाह की अगर बात करें तो बहराम शाह बहुत ज्यादा खराब राजा बताते हैं, खराब राजा के बारे में बताते हैं। इसे राजा के कर्तव्यों का कोई किसी तरीके से अंदाजा ही नहीं था, और जब कोई अंदाजा नहीं होगा तो तुर्की दरबारियों ने क्या सोचा कि कोई ना कोई एक समझदार व्यक्ति या इसका एक संरक्षक रखा जाए जो इसे दिशा निर्देश दे सही तरीके से। तो एक समझदार व्यक्ति की पोस्ट चुनी गई उस समय। तो पोस्ट चुनी गई यानी जो है आप ध्यान रखेंगे, इस सल्तनत का संरक्षक करके बोला जाएगा। सल्तनत के संरक्षक की क्या पोस्ट थी, तो आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे नायाब ए ममलिकात करके बोला गया, ठीक है। तो बहराम शाह के लिए एक पोस्ट बनाई गई, क्या नाम था, नायाब, ठीक है, नायाब ए ममलिकात, एक ये पोस्ट बनाई गई, ठीक है। ये संरक्षक का काम किया करती थी। अब ये क्या हुआ, यानी इसका मतलब बहराम शाह तो केवल देखने का एक कठपुतली राजा बन गया, सारा का सारा काम तो ये कर रहा होगा। नायाब ए ममलिकात जो बना हुआ है, और इसका नाम भी आपसे पूछा जाता है कि क्या नाम था, तो आपसे अगर नाम पूछे तो नाम बताएंगे, इसका नाम था एतगीन। पहला नायाब ए ममलिकात कौन था, तो उसका नाम है एतगीन, एतगीन बना था, ठीक। जब नायाब ए ममलिकात बन गया होगा, एतगीन बन गया, उसके बाद ना उस बहराम शाह को लगा कि बोले कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, सारी बातें इसी की चलती हैं। तो इस वजह से इसने, बहराम शाह ने क्या करा, इसकी हत्या कर दी, एतगीन की। और जब एतगीन की हत्या कर दी तो सरदारों को लगा कि हमने तो जो है इसके लिए जो है एक नई पोस्ट बनाई थी जो इसकी जो मदद किया करती थी, इसने तो उसे ही खत्म कर दिया, किसी दिन क्या करेगा ये हमें भी खत्म कर देगा। इस कारण सभी सरदारों ने मिलकर 1242 में जाके इसकी हत्या कर दी। तो 1242 में जाके बहराम शाह का चैप्टर अंत हो जाएगा। कब चालू हुआ था, 1240 में स्टार्ट हुआ था, और 1242 में इसकी हत्या हो गई। इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। नायाब ए ममलिकात की पोस्ट कब बनी, तो आपको ध्यान रखेंगे 1240 में बनी है। क्यों बनी, उसका मतलब समझ में आ गया होगा। कौन सरदार था उस समय, बहराम शाह था। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बेटों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके दो पोते आएंगे, किसके, इल्तुतमिश के दो पोते आएंगे। पहला पोता बनेगा मसूद शाह, तो मसूद शाह बनेगा 1242 में, और ये रहेगा 1246 तक, ठीक। 10वें नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, ये पोता बनेगा इल्तुतमिश का, क्या नाम है, मसूद शाह। और मसूद शाह बात करें कब बना, 1242 में बना होगा, और 1242 से लेके 46 तक रहेगा ये, ठीक है। इन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि नायाबे ममलिकात की ही पोस्ट काम कर रही थी इस समय भी, ठीक। इसके बाद दूसरा पोता बनेगा 1246 से लेके 1265 तक की बनेगा, ये आपका दूसरा बना। आपसे पूछा जाएगा, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। क्या नाम था, नासिरुद्दीन महमूद।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद और 1246 में बना है, ये 1246 से 1265 तक रहा है। ये बताते हैं बहुत ज्यादा ये धार्मिक था, इसे किसी भी सल्तनत पे ना आक्रमण करने का जो है किसी तरीके से जो है लालच था, और ना ही किसी से युद्ध किया करता था। ये बहुत ज्यादा इसे बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक तरीके से संत प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा। ठीक, तो कंडीशन क्या है इनके लिए भी, मैंने वही कहा कि इसमें भी नायाबे ममलिकात की पोस्ट इसके साथ भी कार्य कर रही होगी। ठीक, आगे हुआ क्या, ये अभी मैंने आपसे कहा जो इल्तुतमिश ने, इसके दादा ने जो पोस्ट बनाई थी 40 तुर्की ये चहलगानी जो चलाई थी, उसमें ही एक व्यक्ति था बलबन। बलबन ने क्या करा इसके समय में, जिसका नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम बताया, नासिरुद्दीन महमूद बताया। इसके समय में बलबन ने ना अपने आप को बहुत अच्छा साबित किया, और बहुत अच्छा साबित करने के बाद बलबन जो है इसके समय में नायाब ए ममलिकात बन गया। किसके समय में, नसरुद्दीन शाह महमूद के। और इतना जो है अपने आप को अच्छा साबित करा इसने, और इतनी इसके साथ जो है अब साथ पकड़ बना ली होगी किसके साथ में, नसरुद्दीन महमूद के साथ में, कि इसने नसरुद्दीन महमूद ने इसकी बेटी बलबन की बेटी के साथ में निकाह कर लिया, शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे बलबन बूढ़ा हो चुका था, मगर मरना था बलबन को। अचानक की बात, आकस्मिक मृत्यु हो गई 1265 में जाके नसरुद्दीन की। और नसरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद अब दिल्ली सल्तनत पे कौन बैठेगा, कोई ना कोई पुरुष बैठेगा, और पुरुषों में कौन बैठा, बलबन बैठा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो 1265 में इसकी मृत्यु हो गई नासिरुद्दीन शाह की, और इसके बाद जो राजा बना या दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बना वो कौन बना, बलबन बना। और कल स्टार्ट करेंगे बलबन का चैप्टर। बलबन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से बलबन ने नीतियां स्टार्ट की होंगी, किस तरीके से बलबन के आगे जो है बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली होंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।